नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का भारत का दम। 27 मार्च 2019 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने अंतरिक्ष में सर्जिकल स्ट्राइक करके इतिहास रच दिया था। सुरक्षा और तकनीकी के नजरिए से देखें तो अंतरिक्ष एक बड़ी संवेदनशील जगह है, लेकिन बीते कुछ वक्त से जल, थल, नभ और मॉडर्न साइबर वॉरफेयर के साथ साथ स्पेस वॉरफेयर एक नए मैदान जंग के रूप में उभर कर सामने आया है। अभी जंग सिर्फ जमीन, हवा और पानी में होती है, लेकिन कुछ सालों में ही ये अंतरिक्ष में भी होने लगे। दुश्मन देश एक दूसरे के सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए एंटी सैटेलाइट हथियार बना चुके हैं। सैटेलाइट्स को मार गिराने का मतलब है संचार, नेविगेशन, निगरानी समेत उस देश की कई सुविधाओं को बंद कर देना। भारत भी ऐसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित कर चुका है। आज भारत का दम में इसी की बात होगी, लेकिन पहले जान लेते हैं इस तकनीक को। एंटी सैटेलाइट हथियार यानी कि वो घातक मिसाइल या फिर रॉकेट जो तेज गति से जाकर अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराते हैं, उसे ही एंटी सैटेलाइट वेपन कहा जाता है। 1957 की जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, उस वक्त अमेरिका को लगा कि शीत युद्ध का दुश्मन धरती की कक्षा में परमाणु हथियार से संपन्न सैटेलाइट तैनात कर रहा है। तब अमेरिका ने पहला एंटी सैटेलाइट वेपन बनाया था। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसका नाम था बोल्ड ओरियन। एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को मुख्य तौर पर दो तरह से बांटा जा सकता है। एक वो जो ताकतवर तरीके से हमला करते हैं और दूसरे वो जो नहीं करते। एसैट की काइनेटिक ऊर्जा का फायदा उठाकर उसे किसी सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो भी सैटेलाइट खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दूसरे होते हैं नॉन काइनेटिक हथियार, यानी कि इसमें किसी तरह के मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि साइबर अटैक किया जाता है। सैटेलाइट्स को लेजर के जरिए बेकार कर दिया जाता है। ऐसे हमले हवा, धरती की निचली कक्षा या फिर जमीन से भी किए जा सकते हैं। भारत के अपने सैटेलाइट्स हैं, जैसे टेलीमेडिसिन के लिए हैं, डिस्टेंट एजुकेशन के लिए हैं, मिलिट्री यूज के लिए हैं। अब ये सैटेलाइट जिन ऑर्बिट्स में हैं, इन्हें कोई दूसरा देश अपने एंटी सैटेलाइट से तबाह कर सकता है। उस दूसरे देश की एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी को डेटर करने के लिए हिंदुस्तान को भी एक एंटी सैटेलाइट की आवश्यकता थी। एंटी सैटेलाइट की सबसे बड़ी जो खतरनाक पावर है वो ये है कि ये किसी दूसरे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लो ऑर्बिट में भी और हायर ऑर्बिट में भी। और यही कारण है कि अगर किसी दूसरे देश के सैटेलाइट जो उन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में जानकारी दे रहे हों, टारगेट्स के बारे में जानकारी दे रहे हों, या उनके कॉमर्शियल यूज के हों, या उनके एजुकेशन और मेडिकल यूज के हों, अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उनका पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। पीस टाइम में भी और वॉर टाइम में भी एंटी सैटेलाइट बहुत ही खतरनाक है। भारत ने पहले एक बहुत छोटा सा सैटेलाइट जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया केवल 2 स्क्वायर मीटर था, उसको अर्थ के लोअर ऑर्बिट में करीब 285 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर छोड़ा और बाद में मार्च में एक एंटी सैटेलाइट से उसको ध्वस्त करके एंटी सैटेलाइट की टेस्टिंग की। उसके करीब 460 टुकड़े हुए। माना जाता है कि ये कुछ समय पश्चात ट्रैक किए जा सकते हैं या कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन चाइना ने 2007 में 865 किलोमीटर की ऊंचाई एल्टीट्यूड के ऊपर एक सैटेलाइट छोड़ा, बड़ा सैटेलाइट, एंटी सैटेलाइट से उसे ध्वस्त किया और जिसके करीब 3000 ऑब्जेक्ट्स या टुकड़े हुए और वो टुकड़े दशकों तक स्पेस में घूमते रहेंगे। लिहाजा एंटी सैटेलाइट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये स्पेस में क्लटर पैदा करते हैं। इनके जो ये टुकड़े हैं ये लगातार स्पेस में घूमते रहते हैं और स्पेस एक्टिविटी से इंटरफियर करते हैं। विकसित देशों के बीच एंटी सैटेलाइट मिसाइल की होड़ अक्सर लगी रहती है। चीन और अमेरिका इस मामले में एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं।
लेकिन अपना देश भारत भी इस मामले में कोई पीछे नहीं है। हमारे पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। ये एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी कि पृथ्वी के वातावरण से बाहर और एंडो एटमॉस्फेरिक यानी कि पृथ्वी के वातावरण से अंदर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है और उसमें नए एलिमेंट्स भी जोड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से मौजूद पेड सिस्टम को अपग्रेड करके 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया। फिर मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी मिसाइल का इस्तेमाल भारत ने किया था। भारतीय एसैट मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1470 से लेकर 6126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह को मार गिराया था। हालांकि बाद में इसे अपग्रेड करके और ज्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। भारत ने ऑपरेशन शक्ति को पीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। सबसे पहले इसे प्रक्षेपित किया गया। 3 मिनट में ही यह मिसाइल तय टारगेट पर मौजूद दूसरे सैटेलाइट से टकराई और फिर उसे नष्ट कर दिया। चाइना के साथ युद्ध की स्थिति में या पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता है और चाइना पाकिस्तान को स्पेस में मदद करता है, तो उस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि ये हमारे उन सैटेलाइट्स को जो हमें मिलिट्री ऑपरेशंस को चलाने में मदद करते हैं या मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी सूचनाएं देते हैं, वो उनको ध्वस्त कर सकते हैं एंटी सैटेलाइट के द्वारा। लिहाजा एक डेटरेंस पैदा करने के लिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमें एंटी सैटेलाइट बनाने की जरूरत पड़ी। अब ये जो एंटी सैटेलाइट हमने बनाया है, ये काइनेटिक है और डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि ये एक लाइव सैटेलाइट को जाकर ध्वस्त करता है, जिसके टुकड़े स्पेस में घूमते रहते हैं। इसका तोड़ ये है कि हम एंटी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट बनाएं जिसमें डिस्ट्रक्शन या काइनेटिक पावर ना हो, बल्कि डायरेक्टेड एनर्जी रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाए। इंडिया ने काइनेटिक और डिस्ट्रक्टिव एंटी सैटेलाइट सिस्टम तैयार किए हैं, लेकिन आवश्यकता अब ये भी है कि हम ऐसे सिस्टम्स के ऊपर काम करें चाइना की तरह, जो स्पेस एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड हो और स्पेस में ही इस तरह की डायरेक्टेड एनर्जी रेडिएशन के द्वारा दुश्मन के सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को काम करने से रोक सकें और ग्राउंड बेस्ड लो एनर्जी सेंसर्स और हाई एनर्जी सेंसर्स वाली टेक्निक डेवलप करें, ताकि उन सेंसर से दुश्मन के सैटेलाइट्स में काम करने वाले जो ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं उनको इमोबिलाइज किया जा सके या रोका जा सके। इसके लिए एक स्पेशल बजट की आवश्यकता है और एक पॉलिटिकल विल की भी आवश्यकता है और इस दिशा में काम हो भी रहा है। तो भारत का दम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने के लिए भारत की तैयारियों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे भारत का दम की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।